नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने के पहले चरण में कई राज्यों ने रियायतों की घोषणा की। कोविड-19 से 91,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी। कोरोना वायरस का मुकाबला करने में स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका की सराहना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के लिए राज्य की सीमा सील करने की घोषणा की। देश भर में आज से शुरू हुई 200 विशेष रेलगाड़ियां पहले दिन 1,45,000 यात्रियों को लेकर जाएंगी। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल पहुंचा और चक्रवात निसर्ग के बुधवार को मुंबई पार करने की संभावना। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। देश भर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर शुरू हो रही हैं। केंद्र ने शनिवार को लॉकडाउन में छूट के दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें लॉकडाउन अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों तक सीमित किया गया है। सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों के निर्बाध आवागमन की भी अनुमति दे दी है। कई राज्यों ने भी 5वें चरण के लॉकडाउन या अनलॉक 1 के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में अब लोगों को और अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि लापरवाही और ढिलाई कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं, लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखना अब अधिक महत्वपूर्ण है। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है। यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। लॉकडाउन खोलने के पहले चरण में कई राज्यों ने रियायतों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षित दूरी मानक के साथ सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। दिल्ली की सीमा से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जबकि अंतर जनपदीय आवागमन शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन के अंतर्गत छूट देने के लिए राज्य सरकार ने कल नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी दफ्तरों में आज लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से कर्मचारियों की सबसे ज्यादा संख्या नजर आई। नए नियमों के मुताबिक 3 पालियों में बांटकर सभी कर्मचारियों को कार्यालयों में आने की अनुमति दी गई है। ये 3 पालियां सुबह 9 से 5 बजे, 10 से 6 बजे और 11 बजे से 7 बजे तक की हैं। सुबह 9 से रात 9 बजे तक बाजारों के खुलने की अनुमति मिलने के बाद सड़कों पर और कारोबारी इलाकों में भी हलचल नजर आई। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें भी आज विभिन्न बस स्टेशनों से रवाना हुई, जहाँ यात्रियों के थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई थी। दिल्ली से कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने के मद्देनजर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर नोएडा में प्रशासन ने दिल्ली सीमा से आगमन के लिए पहले से चली आ रही पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रव्यापी अनलॉक के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के भीतर और बाहर जाने वालों के लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं है। यहां पर अनुमति पत्र जांच करने की प्रणाली आज से समाप्त कर दी गई है। अंतर्राज्यीय बसें 7 जून तक राज्य में नहीं चल सकेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग में बसों को चलाने की अनुमति दे दी गई है। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्य परिवहन निगम को इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ राज्य के भीतर बसें चलाने की अनुमति दे दी गई है। इसी तरह इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के शहरी क्षेत्रों में 1/4 दुकानें बारी बारी से खोली जा रही हैं, जबकि भोपाल के बाजारों में भी 1/3 दुकानें खुल गई हैं। इनके अलावा राज्य के बाकी हिस्सों में दुकानें खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आज से इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्रों में सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50
50% कर्मचारियों और शेष राज्य में पूरी क्षमता के साथ खुल गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल 8 जून से खुल जाएंगे, लेकिन शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय जुलाई में विद्यार्थियों के अभिभावकों सहित सभी के परामर्श से लिया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सैलून खोलने का निर्णय लिया है, हालांकि स्पा बंद रहेंगे। ऑनलाइन मीडिया से बातचीत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शहर में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने दिल्ली की सीमा को 1 सप्ताह के लिए सील करने की घोषणा की है। पास धारक आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि लोगों से सुझाव मिलने पर 1 सप्ताह के बाद सीमाएं खोल दी जाएंगी। श्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि ऑटो, ई रिक्शा और अन्य वाहनों से यात्रा करने वालों को प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की कोई कमी नहीं है। देश में कोविड-19 से अब तक 91,819 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमित लोगों की संख्या 1,90,535 हो गई है। मृतकों की संख्या 5,394 हो गई है। 93,322 लोगों का इलाज चल रहा है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 10,567 नमूनों की जांच में कोविड-19 के 76 मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 34 लोग ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में 3,118 संक्रमित मामले हैं और 2,169 लोग ठीक हुए हैं और विभिन्न अस्पतालों से उन्हें छुट्टी दे दी गई है। राज्य में 885 लोगों का इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर में विशेषकर कश्मीर संभाग में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए समय समय पर लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी कर रहा है। कल 105 नए पॉजिटिव मामलों की वृद्धि के साथ ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 2,446 तक जा पहुंची है। इन पॉजिटिव मामलों में से 17 गर्भवती महिलाएं भी संक्रमित पाई गई हैं, जिनमें से 10 बारामूला जिले से हैं और एक श्रीनगर के चेस्ट डिजीज अस्पताल की एक नर्सिंग सहायक भी शामिल है। इस बीच जम्मू कश्मीर में बढ़ते पॉजिटिव मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने जनता से आह्वान किया है कि जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य से निकलना भी पड़े तो मास्क का अवश्य उपयोग करें, सामाजिक दूरियां, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सुथराई बनाए रखने का पूरा ध्यान रखें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जैसे देश में पर्याप्त मेडिकल ढांचे और मेडिकल शिक्षा की आवश्यकता है। बेंगलुरु स्थित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 22 और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की तेजी से स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान MBBS की 30,000 और मेडिकल स्नातकोत्तर की 15,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। Improvements on the supply side. A nation like ours has to have proper medical infrastructure and medical educational infrastructure. Work is underway to ensure a medical college or postgraduate medical institute in every district of the country. The country has seen rapid progress, 22 more AIIMS. Over the last 5 years, we have been able to add over 30,000 seats in MBBS and 15,000 seats in post-graduation. प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना आयुष्मान भारत के तहत 2 वर्ष से भी कम समय में 1 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों और महिलाओं को इससे सबसे ज्यादा लाभ मिला है। During the last 6 years, we in India many initiatives in healthcare and medical education.
We are broadly working on 4 pillars. The first is preventive healthcare. This includes the importance to yoga, Ayurveda, and general fitness. More than 40,000 wellness centers have been opened, where a key focus is on controlling lifestyle-related disease. The success of the Swachh Bharat mission in less than 2 years, 1 crore people have benefited from this Ayushman Bharat scheme. प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन, मेक इन इंडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना का मुकाबला करने में स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना योद्धा के रूप में कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी बिना वर्दी वाले सैनिक हैं। At the root of India's brave fight against COVID-19 is the hard work of the medical community and our corona warriors. In fact, doctors and medical workers are like soldiers, but without the soldier's uniform. The virus may be an invisible enemy, but our corona warriors, medical workers, are invincible. In the battle of invisible versus invincible, our medical workers are sure to win. श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस हमारा अदृश्य शत्रु हो सकता है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को पराजित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना के साथ युद्ध में आगे रहने वाले लोगों के साथ हिंसा या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े लोगों को आह्वान किया कि वे निवारक और वहन करने योग्य स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है और इसमें स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं की भूमिका सराहनीय है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने के पहले चरण में कई राज्यों ने रियायतों की घोषणा की। कोविड-19 से 91,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी। कोरोना वायरस का मुकाबला करने में स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका की सराहना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के लिए राज्य की सीमा सील करने की घोषणा की। देश भर में आज से शुरू हुई 200 विशेष रेलगाड़ियां पहले दिन 1,45,000 यात्रियों को लेकर जाएंगी। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल पहुंचा और चक्रवात निसर्ग के बुधवार को मुंबई पार करने की संभावना। देश में आज से 200 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ये विशेष श्रमिक और 30 विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा हैं। रेल मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि आज 1,45,000 यात्री इन गाड़ियों का उपयोग करेंगे। अब तक हैदराबाद नई दिल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस, अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल कर्नावती एक्सप्रेस, कोटा हजरत निजामुद्दीन जनशताब्दी एक्सप्रेस, बंगलुरु हुबली जनशताब्दी एक्सप्रेस, पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस और लखनऊ दिल्ली गोमती एक्सप्रेस रवाना हो चुकी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 1 से 30 जून की अवधि के लिए लगभग 26 लाख यात्रियों ने आरक्षण कराया है। यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके। रेलगाड़ी में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। कन्फर्म और RAC टिकट वाले यात्रियों को ही रेलगाड़ी में सफर करने की अनुमति होगी। वहीं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। ट्रेन में यात्रियों को कंबल, चादर या तकिया नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को उस राज्य की दिशा निर्देश का पालन करना होगा। रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। रेलवे के अधिकारी ने बताया है कि ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित हैं और इनमें वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे। सामान्य डिब्बों में बैठने की आरक्षित सीटें होंगी।
में सभी क्लासेस जो नॉर्मल ट्रेन में होते हैं वो उपलब्ध रहेंगे। एक ही अंतर है कि जो इसमें जनरल क्लास होता था, लोग उसमें अनरिजर्व टिकट लेके बैठ जाया करते थे, वो हमने क्रम कर दिया है। कोई भी अनरिजर्व टिकट हम नहीं देने वाले हैं, सिर्फ रिजर्व टिकट रहेगा। जनरल क्लासेस जो हैं उनको भी हम लिमिटेड रिजर्व टिकट ही हम देंगे। हर व्यक्ति को उसमें एक सीट नंबर अलॉट किया जाएगा और उस सीट पे वो बैठ के जा सकता है। जितने लोगों को अलाउ किया जाएगा उतने ही लोग जाएंगे, किसी भी तरह की भीड़ उसमें नहीं होगी। और उसका जो किराया है वो सेकंड क्लास सीटिंग का जो 2S बोलते हैं उसका किराया चार्ज होगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा, ये 200 ट्रेन में से, ये तो पूरे भारत में 200 ट्रेन चल रही हैं, लेकिन इन 200 में से 50 ट्रेन यानी 50 पेयर ऑफ ट्रेन मीन 100 ट्रेन जो है टर्मिनेट होगी दिल्ली एरिया में डिफरेंट स्टेशन के ऊपर, और करीब 18 ट्रेन ऐसी हैं जो कि पासिंग होगी। तो इसमें से करीब 118 ट्रेन ऐसी हैं जो दिल्ली के अलग अलग स्टेशन के ऊपर यहाँ ओरिजिनेट हो रही हैं, यहाँ पास कर रही है। देखिए, एक ट्रेन में लगभग अगर ये कंपोजिशन देखा जाए, क्योंकि हर ट्रेन का अलग कंपोजिशन है, उसमें AC कोचेज भी हैं, AC2 फर्स्ट AC, सेकंड AC और नॉन AC कोचेज हैं। करीबन अगर देखा जाए तो इसमें करीब 1200 लोग जो है वो ट्रेवल करते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत बांग्लादेश से भारतीय नागरिकों के स्वदेश वापसी जारी है। बांग्लादेश में फंसे 165 भारतीयों को लेकर एक और उड़ान आज ढाका से कोलकाता आ रही है। ढाका से कोलकाता के लिए ये तीसरी उड़ान है। इससे पहले 18 और 27 मई को ढाका से भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। 28 मई को सड़क मार्ग से 230 भारतीय त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मेघालय के लिए रवाना हुए थे। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने अखौरा सीमा जाकर अगरतला आ रहे भारतीयों की वापसी व्यवस्था का निरीक्षण किया। वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से 10 उड़ानों से 1800 से अधिक लोग स्वदेश आ चुके हैं। 4 उड़ानें श्रीनगर के लिए, 3 कोलकाता के लिए और एक दिल्ली, चेन्नई और मुंबई के लिए संचालित हुई हैं। इसके अलावा विमान बंगला से 70 भारतीय दिल्ली लौटे हैं और चार्टर्ड उड़ान से 170 भारतीयों को बोधगया पहुंचाया गया है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज खाड़ी देशों से 2000 से अधिक भारतीय 14 विशेष उड़ानों से स्वदेश आएंगे। संयुक्त अरब अमारात से 8 उड़ानें संचालित होंगी। दुबई से कोच्चि, कन्नूर, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, गोवा और गया के लिए 6 उड़ानें रवाना होंगी। अबू धाबी से कोच्चि और कन्नूर के लिए 2 उड़ानें आएंगी। सऊदी अरब से 2 उड़ानें निर्धारित हैं। मस्कट से कोझिकोड और कन्नूर के लिए 2 विमान संचालित होंगे। कल खाड़ी देशों में फंसे लगभग 2500 भारतीयों को विशेष विमानों से स्वदेश लाया गया। नौसेना का पोत INS जलाश्व आज श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से 700 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु में तूतीकोरिन के लिए रवाना हो रहा है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत श्रीलंका में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए ये पहला अभियान है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण मुसीबतें झेल रहे किसानों के लिए कई राहत उपाय किए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को 2000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश में शीत भंडारों का ढांचा मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की गई है। किसानों को बेहतर बाजार के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कृषि बाजार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम और कृषि उपज विपणन समिति कानून में संशोधन किया गया है ताकि किसानों को उसकी उपज की बेहतर कीमत मिल सके। खाद्य प्रसंस्करण के 2 लाख असंगठित व्यवसायियों को अपने ब्रांड स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है। मछुआरों की बेहतरी के लिए 20,000 करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई है। इसके अलावा पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। असम में सुभाष दास की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति ने आज गुवाहाटी में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का सुझाव देने वाली रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से प्रभावित असम की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सुभाष दास की अध्यक्षता में राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया था। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला के अंतर्गत कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की डॉक्टर S. राजेश्वरी ने लोगों से घरों में रहने और बार बार हाथ धोने की सलाह दी है।
We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लैब मेडिसिन की प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा है। The coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter, and that is why it's important to maintain social distancing. फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने लोगों से इस समय अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा है। Hello everyone. So I really believe that most people use the lack of time as an alibi to not work out, and what better time than now? We have these forced holidays, so make use of this time and this holiday to build up your immunity, to build up your strength, and this is the best antidote to fight this virus. And you don't even have to go anywhere. Chuck the gym, use your stairs. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल तट पर पहुंच गया है। आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि पिछले 2 दिन से केरल में बड़े पैमाने पर वर्षा हो रही है। आज केरल में साउथ ईस्ट मानसून पहुंच गया है। पास्ट 48 आवर्स में केरल में बारिश जारी है, वाइड स्प्रेड रेनफॉल हो रहा है और आज मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने के साथ साथ कुछ जगह में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल केरल में रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ परसिस्टेंट क्लाउडीनेस है और जो मानसून विंड है वेस्टर्ली टू साउथ ईस्टर्ली विंड वो भी बहुत स्ट्रांग चल रहा है साउथ अरेबियन सी और केरल कोस्ट के आसपास, और इसका डेप्थ भी बहुत काफी है, 4 से 5 किलोमीटर तक। मौसम विभाग ने बताया है कि अरब सागर पर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र और लक्षद्वीप पर बना कम दबाव के क्षेत्र के तेज चक्रवात निसर्ग में बदलने और 3 जून तक उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात तटों को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि महाराष्ट्र से गुजरते हुए चक्रवात निसर्ग का असर राजधानी मुंबई पर अधिक पड़ेगा। इसके असर से कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में बृहस्पतिवार तक भारी वर्षा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रभाव के अनुसार अरब सागर में चक्रवात का गठन तीसरे और चौथे चरण में आज शाम तक एक गहरे अवसाद में बदल जाएगा और यह 2 जून तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान शुरू में लगभग 2 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है और महाराष्ट्र और दमन के दौरान कोंकण के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर से होके 3 जून की रात उत्तर से चलते हुए दक्षिण गुजरात के तटों को पार करेगा। जब यह 3 जून की शाम को गुजरात की तट को पार करेगा तो इसकी गति 105 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इसके चलते दक्षिण गुजरात और तटीय महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ छिटपुट वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। देश के दक्षिणी भाग में चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 29 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी गरज के साथ वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। देश के उत्तरी भाग में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। दोपहर बाद या देर शाम तक घने बादल छाने का अनुमान है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस
रहेगा। मौसम विभाग ने गिलगित में तापमान 13 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया है। गरज के साथ आंधी वर्षा भी हो सकती है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी। केरल में व्यापक वर्षा को देखते हुए दक्षिणी और मध्य केरल के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 48 घंटों में अरब सागर तक बने दबाव के चक्रवात में बदलने का अनुमान है। इसके असर से केरल और लक्षद्वीप में भारी वर्षा होगी और तेज हवाएं चलेंगी। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी गुट के 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। बडगाम जिले के चडूरा इलाके में पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आतंकी गिरोह का पता लगाया और उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए। आतंकी ठिकाने से 1 किलोग्राम हेरोइन और लगभग 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। आरंभिक छानबीन से पता चला है कि ये गिरोह पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा था और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को हथियार, नकदी और मादक पदार्थों की आपूर्ति में लगा था। इस गिरफ्तारी से मादक पदार्थ के कारोबारी और आतंकवादियों के संपर्क का पता चला है। चिडूरा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और छानबीन शुरू की गई है। अफ्रीकी मूल के एक अमरीकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मृत्यु के बाद अमरीका के कई शहरों में हिंसा भड़क उठी है। लगातार छठे दिन कई जगह हिंसा हुई और 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया और लॉस एंजल्स में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। कई शहरों में दुकानें लूट ली गईं और पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई। अटलांटा, बॉस्टन, मियामी और ओक्लाहोमा से भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन की खबर है। हिंसा की शुरुआत मिनीसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर से हुई, जो बाद में ह्यूस्टन और वॉशिंगटन डीसी समेत कई शहरों में फैल गई। रविवार रात को व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों द्वारा कुछ भवनों के शीशे तोड़े जाने और कारों में आग लगाए जाने के बाद पुलिस ने उन पर आंसू गैस का प्रयोग किया। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस एक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान कल रात सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर उतरा। फ्लोरिडा में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से इसका शनिवार को फ्लोरिडा में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से ऐतिहासिक प्रक्षेपण किया गया था। इस अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण से वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा में एक नए युग की शुरुआत हुई है। गुजरात में गिर के जंगलों में हाल ही में एशियाई शेरों की हुई मौतों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय केंद्रीय दल राज्य के दौरे पर है। इस टीम ने कल अमरेली जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों का दौरा किया। इस दल में भारतीय वन्य जीवन संस्थान, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय और भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान के विशेषज्ञ शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पिछले 3 महीनों के दौरान गिर के जंगलों में लगभग 30 शेरों की मौत हुई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये मौतें बबसिया नामक बीमारी के कारण हुई हैं। केंद्रीय दल ने सभी पोस्टमार्टम रिपोर्टों की जांच की है। टीम बाद में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित इन खबरों का खंडन किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए वीएच सॉफ्टवेयर का ऐप खरीदने का निर्देश दिया है और इसके लिए डॉक्टर साहिल गहलोत को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट के जरिए इन खबरों को फर्जी और भ्रामक बताया है। उसने कहा है कि बोर्ड ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है और न ही इसके लिए कोई विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 011-2331-4444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने के पहले चरण में कई राज्यों ने रियायतों की घोषणा की। कोविड-19 से 91,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए।
प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी। कोरोना वायरस का मुकाबला करने में स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका की सराहना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के लिए राज्य की सीमा सील करने की घोषणा की। देश भर में आज से शुरू हुई 200 विशेष रेलगाड़ियां पहले दिन 1,45,000 यात्रियों को लेकर जाएंगी। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरल पहुंचा और चक्रवात निसर्ग के बुधवार को मुंबई पार करने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।